क्या एसएस का फुल फॉर्म है स्टूडियो, और इसका नाम मिस्टर एसएस बंसल। भाई क्वेश्चन है आपका कि भारत में महिलाओं की 4 प्रमुख समस्याओं का वर्णन बताना है। ठीक है, भारत में महिलाओं की 4 प्रमुख समस्याओं का वर्णन बताओ। तो भारत में महिलाओं की 4 प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। ठीक है, पहली समस्या है पुरुष प्रधान समाज। जिस समाज में पुरुष की प्रधानता रहती है, उस समाज में महिलाओं के अधिकारों से उसको वंचित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह पुरुष की दास बन जाती है और अपना पूरा जीवन बच्चों को खिलाना और रसोई घर में खाने बनाने में गुजार देती है। यह इसकी पहली समस्या, इसकी महिलाओं की। ठीक है, अब भाई दूसरा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक महिलाओं की एक सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के चलते कुछ महिला अविवाहित रह जाती हैं, मतलब उनकी शादी नहीं होती, और कुछ महिलाएं दहेज प्रथा के कारण आत्महत्या कर लेती हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं, कुछ महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं। तो कुछ महिलाएं अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं, इसके कारण दहेज प्रथा के कारण। ओके बेटा, और कुछ महिलाओं को अगर शादी भी हो जाती है ना, तो भैया ससुराल में जाके उनको ढेर सारे ताने सुनने पड़ते हैं दहेज प्रथा के कारण। ये बड़ी समस्या है महिलाओं की। तीसरी समस्या है पुनर्विवाह, नहीं विधवा विधवा पुनर्विवाह। तो भैया कई ऐसी समाज होती हैं जिसमें विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता। विधवा का पुनर्विवाह ना होने के कारण उस स्त्री को विधवा के रूप में कई सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। ठीक है, उस स्त्री को उस जीवन में बहुत सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पति मर जाने के उपरांत उस महिला का जीवन मृत समान समझा जाता है। ठीक है, तो भैया विधवा का जीवन एक दर्दनीय और दयनीय है। लास्ट है भेदभाव। तो भैया आज के जीवन में वर्तमान में स्त्री की सबसे बड़ी समस्या है भेदभाव। क्योंकि हर समाज में स्त्री को वो अधिकार नहीं दिए जाते जितना कि पुरुष को दिए जाते हैं। क्योंकि हर समाज में चले जाओ तुम, बच्ची को कम समझा जाता है, बच्चों को ज्यादा ग्रेड माना जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है स्त्री। कौन सी? भेदभाव। हर समाज में भेदभाव चल रहा है। हर लोग अपनी पुत्र की प्राप्ति की चाहते हैं, ना कि पुत्री की कोई नहीं। ये भैया इसका 4 पॉइंट समझ में आए। महिलाओं की समस्याओं का वर्णन बताओ। अरे हमना, हाँ भाई जमना, समना, लबना, कमना सबको समझ में आ गया? ये समझा? बता देगा भाई क्वेश्चन। चल भाई, अगला क्वेश्चन है कि नारी आंदोलन ने अपने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए। नारी आंदोलन ने इतिहास के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठाए? तो इसमें निम्नलिखित मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा है राजा मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों के प्रति सबसे पहले मुद्दा उठाया था बंगाल में। उस मुद्दे का नाम था सती प्रथा का अंत करना। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा, पहला मुद्दा था ये कि भाई सती प्रथा का अंत करना, पहला मुद्दा। दूसरा है ज्योतिषवा फुले ने एक निम्न वर्ग के व्यक्ति थे। उन्होंने जातिगत को कम किया और स्त्री पुरुष की तुलना को भी, स्त्री पुरुष के संबंध को भी खत्म किया। उन्होंने एक समाज की स्थापना की, उस समाज का नाम था सत्य शोधक समाज। इसका एक ही उद्देश्य था, सत्य के मार्ग पर। ठीक है, फिर भाई तीसरा कदम किसने उठाया? तीसरा कदम था उठाया सैयद अहमद खान ने, जो भैया मुस्लिम वर्ग के थे। उसने मुस्लिम स्त्रियों के प्रति या मुस्लिम लड़कियों के प्रति एक अच्छा कदम उठाया। उस कदम का नाम था कि बच्चियों को भी शिक्षित की जाए, लड़कियों को भी शिक्षित किया जाए, और धार्मिक दायरे के
अनुसार आकर उन्होंने घर के अंदर ही लड़कियों को शिक्षित करने का कदम उठाया। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता दी गई, घर के अंदर कानून लाया। ओके, फिर लास्ट है भाई ये घरेलू महिला, उसका नाम था महाराष्ट्र की, क्या नाम था उसका, ताराबाई शिंदे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था स्त्री और पुरुष की तुलना। उन्होंने उस पुस्तक में लिखा कि भाई पुरुष समाज में पुरुष प्रधानता को समाप्त किया जाए, थोड़ा स्त्री के भी अधिकार को बढ़ा दिया जाए। ओके डन, ठीक है, देख लेना रिकॉर्ड वीडियो। इतिहास का क्वेश्चन, भैया वैदिक काल की यज्ञों की परंपरा के बारे में उल्लेख बताओ। वैदिक काल में यज्ञ कैसे उसके बारे में बताना। ठीक है, सुनिए भैया, सबसे पहले 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व उल्टा चलता है, 1500 से लेकर 1000 यज्ञों का, अगर यज्ञ के बारे में बात की जाए तो पहले इस समय पर यज्ञ करते थे लोग तो भगवान इंद्र, अग्नि और सोमदेव की पूजा करते थे। साथ ही उन कामना करते थे कि हमारी मवेशियां स्वस्थ रहे, मवेशियां नहीं हुए हमारे पशु, और हमारा जीवन लंबा हो और पुत्र धन की हमें प्राप्ति हो। ये भैया यज्ञ करके ये अपनी कामना करते थे। फिर बाद में उत्तर वैदिक काल आया, फिर यज्ञों में बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ कि 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में यज्ञों में बदलाव हुआ। ये यज्ञ राजा महाराजा और सरदार करने लगे। ये यज्ञों में अश्वमेध करते थे। अश्वमेध का मतलब होता है कि अश्वमेध तभी संपन्न होगा जब क्षेत्र में छोड़ा गया उनका पशु, यानी कि घोड़ा जो भी, उसको कोई नहीं थाम पाता तो यज्ञ संपन्न माना जाता। अगर किसी ने उसको पकड़ लिया तो यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता। ठीक है, और इस यज्ञों का अनुष्ठान कौन करता था, पंडित करते थे। ठीक है भाई, ये यज्ञ में हुआ। पहले आया 1500 1000 ईस्वी, उसके बारे में बता देना कि सोमदेव, अग्निदेव और इंद्र की पूजा करते थे, सारी कामना करते थे कि हमें लंबी आयु प्राप्ति हो, हमारा मवेशी स्वस्थ रहे और हमें पुत्र धन की प्राप्ति हो, इतना करते थे। फिर बाद में यज्ञों में चेंजिंग हुआ, क्या बदलाव हुआ कि 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी उत्तर वैदिक काल में यज्ञों को बदलाव हुआ। ये यज्ञ राजा महाराजा और सरदार करने लगे। तो ये क्या करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ तभी सफल होगा जब चित्र में छोड़ा गया उसका पशु पूरी नहीं पकड़ पाता, उन्हें पूरी नहीं उसको पकड़ पाता, तो यह सफल माना जाएगा, अच्छा नहीं माना जाएगा। इसका अनुष्ठान करवाते थे पंडित लोग। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों में क्या क्या विचार मिले हैं। तो भाई मेरे उपनिषदों में निम्नलिखित विचार मिले हैं। पहला विचार है कि लोग ये चाहते थे कि हमें भाई ऐसा व्यक्ति मिले जो संपूर्ण पृथ्वी के बारे में हमें बता सके और उसका बखान। ये पहला। दूसरा है, इसमें ये भी विचार मिले हैं कि यज्ञ कैसे होते थे, यज्ञ के बारे में पूरी जानकारी मिली है किसमें, उपनिषद। तीसरा पॉइंट है, और इसमें ये भी विचार मिले हैं कि लोगों के विचार ये थे कि हमें पूर्व जन्म के बारे में भी पता चले, ऐसा हम क्या करें कि हमें पूरे बारे के बारे में पता चले। ओके, इतिहास के 2 क्वेश्चन है। ठीक है भाई।